हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मेंडल के जो लॉ हैं, जिनको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वशांगति के नियम कहते हैं, उनको स्टार्ट किया था। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो मेंडल था उसका सबसे अधिक किसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किए, किस पौधे के ऊपर उसने अपने कार्य किया, तो वो था मटर का पौधा। तो मटर के पौधे के उसने लगभग 7 जोड़ी जो कंट्रास्टिंग करैक्टर जिनको बोलते हैं, विपर्यासी लक्षण जिनको बोलते हैं, उनको सिलेक्ट किया और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाली वशांगति को उसने स्टडी की। ठीक है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी वशांगति के नियम। तो मेंडल के 3 नियम थे। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल के 3 नियम थे। उन नियम को अपने पढ़ने से पहले उनसे रिलेटेड कुछ सेमी टेक्निकल टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो कि क्लियर होना आवश्यक है। ये जो टर्मिनोलॉजी, ये सेमी टेक्निकल टर्म्स क्लियर हो जाएंगी तो आपको जब अपने रूल्स पढ़ेंगे, मेंडल के जो तीनों रूल्स पढ़ेंगे, तो उसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आज अपने उससे जुड़ी हुई, मेंडल के नियमों से जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, उनको आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं हाइब्रिड की, जिसको संकर भी बोलते हैं। हाइब्रिड यानी संकर का क्या मतलब है? इसमें आप देखो, एक तरफ मैंने मटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक नोट कर रखे हैं। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था। तो मटर के कुछ जो कैरेक्टर्स हैं, जो कि मेंडल ने 7 जोड़ी कैरेक्टर्स लिए थे, उनमें कुछ कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। जैसे हाइट ऑफ स्टेम, मटर का जो पौधा है उसकी ऊंचाई कितनी है, शेप ऑफ सीड, बीज का आकार कैसा है, और कलर ऑफ सीड, और बीज का रंग कैसा है। ठीक है। तो जो स्टेम की जो हाइट है, मटर के पादप की ऊंचाई जो है, एक तो करैक्टर था लंबा और इसके अपोजिट करैक्टर था बोना। बच्चों, ये कंट्रास्ट करैक्टर है, लक्षण तो एक ही है। एक लक्षण के 2 करैक्टर हैं, दोनों कंट्रास्ट हैं, जैसे टॉल, लंबा, और इसका अपोजिट। कंट्रास्ट का मतलब ही क्या था? अपोजिट, विपरीत। तो लंबा जो टॉल है उसका विपरीत क्या है? ड्वार्फ। इसी प्रकार जो सीड का जो आकार है वो कैसा है, उसकी आकृति कैसी है? राउंडेड, राउंड, और इसका अपोजिट क्या है? रिंकल्ड यानी झुर्रीदार। राउंड का मतलब बिल्कुल गोल, और रिंकल्ड का मतलब है झुर्रीदार। ठीक है। तो एक ही लक्षण के ये 2 जीन हैं। ठीक है बच्चों, अब अपने यहां पर देखो, हाइब्रिड यानी संकर का क्या मतलब है? हाइब्रिड में क्या है कि जब 2 अलग अलग विपर्यासी करैक्टरों का क्रॉस करवाया जाता है, जब दो अलग अलग, ये देखो अलग अलग है ना, 2 अलग अलग कंट्रास्ट करैक्टर का मतलब विपर्यासी लक्षण, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक लंबा है और दूसरा बोना पौधा है। ठीक है। तो बच्चों, एक लंबा पौधा है, एक बोना पौधा है, दोनों ही एक दूसरे के विपरीत करैक्टर हैं, विपरीत लक्षण है, इसलिए बोलते हैं विपर्यासी लक्षण। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट करैक्टर। जब 2 अलग अलग विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों का आपस में संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो जो इनका रिजल्ट निकलेगा, जो अपने को पीढ़ी या प्रोजेनी प्राप्त होगी, वो कैसी होगी? हाइब्रिड होगी, संकर होगी। यहां मैंने देखो, टॉल यानी जो लंबे पौधे का बोने पौधे के साथ क्रॉस कराया जाता है, तो जो नेक्स्ट जो पीढ़ी अपने को प्राप्त होगी वो कैसी होगी? हाइब्रिड होगी। हाइब्रिड संकर क्यों होगी? कुछ लक्षण इसके किसमें होंगे? लंबे पौधे के, और कुछ लक्षण कैसे होंगे? बोने पौधे के। यानी माता पिता दोनों के ही जो लक्षण हैं इस F1 पीढ़ी प्रोजेनी के अंदर चले जाएंगे, और ये जो नए जो अपने को प्रोजेनी प्राप्त होगी, ये इसको अपने क्या बोलते हैं? हाइब्रिड या संकर। हाइब्रिड क्यों? क्योंकि माता और पिता दोनों के ही लक्षण इसके अंदर हैं। ठीक है। तो बच्चों, ये यहां मैंने पेरेंट्स ऊपर
स्मॉल टी और कैपिटल टी ये पेरेंट्स और इनके बीच में क्रॉस हो रहा है और ये अपने को हाइब्रिड संकर संतति अपने को प्राप्त हो रही है। बच्चों F1 का मतलब है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F1 का मतलब क्या है, जो प्रथम पीढ़ी है उसको अपने F1 से लिखेंगे और जो सेकंड पीढ़ी है उसको F2 से लिखेंगे। ठीक है, जब पेरेंट्स के बीच में जब क्रॉस होगा तो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। ठीक है, और F1 पीढ़ी में आपस में जब स्वयं परागण होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो अपने को द्वितीय पीढ़ी प्राप्त होगी और द्वितीय पीढ़ी को यहाँ पर F2 से इंडिकेट करते हैं। ये बात यहाँ आपको क्लियर होनी चाहिए कि F1 पीढ़ी क्या है और F2 पीढ़ी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर। बच्चों डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर, यहाँ मटर का लक्षण तो एक ही है, ऊंचाई। अब उसकी ऊंचाई जो है वो या तो लंबा हो सकता है या बोना हो सकता है। तो दो हैं जो डोमिनेंट यहां पर दो कैरेक्टर हैं। मेंडल ने प्रत्येक लक्षण के दो अलग अलग कैरेक्टर लिए, दोनों अपोजिट, दोनों कंट्रास्ट कैरेक्टर लिए, विपरीत लक्षण उसने लिए। तो जिनमें से दो उसने एक ही लक्षण के दो उसने अलग अलग कैरेक्टर लिए, तो उसमें देखो बच्चों एक तो डोमिनेंट था, दूसरा रिसेसिव था। अब दोनों का मतलब क्या है, डोमिनेंट को बोलते हैं प्रभावी और रिसेसिव को बोलते हैं अप्रभावी। मेंडल ने जब पेरेंट्स के बीच में दो अलग अलग कैरेक्टर वाले पेरेंट्स के बीच में जब उसने क्रॉस करवाया, संकर करवाया, तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई देता है, जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई देता है, शो होता है, वो लक्षण डोमिनेंट कहलाता है, प्रभावी कहलाता है। और जो लक्षण F1 पीढ़ी में दब जाता है, दिखाई नहीं देता, वो क्या कहलाता है, रिसेसिव कहलाता है, अप्रभावी कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि लक्षण वो प्रभावशाली माना जाएगा जो क्रॉस होने, पेरेंट्स के बीच में क्रॉस होने के बाद F1 पीढ़ी में दिखाई देगा, तो वो क्या है, प्रभावी लक्षण होगा, डोमिनेंट होगा। और वो लक्षण जो क्रॉस होने के बाद F1 पीढ़ी में दब जाता है, छिप जाता है, दिखाई नहीं देता, वो रिसेसिव कैरेक्टर कहलाता है। तो बच्चों ये था डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर के बीच में अंतर। देखो इसमें यहां टॉल जो है वो डोमिनेट क्यों है। जब मेंडल ने पेरेंट्स के बीच में जब लंबा पौधा और बोना पौधा दोनों के बीच में जब उसने क्रॉस करवाया, संकरण करवाया, तो जो उसको F1 पीढ़ी प्राप्त हुई उसमें सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। सभी पौधे कैसे थे, लंबे थे। तो मटर का जो लंबापन जो गुण है वो F1 पीढ़ी में दिखाई दे गया, इसलिए टॉल जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है। और जो बोना पौधा, एक भी यहाँ पर बोना पौधा नहीं था, इसलिए जो बोना कैरेक्टर है वो कैसा है, रिसेसिव है, क्योंकि ये F1 पीढ़ी में दब गया, छिप गया। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं फैक्टर। बच्चों मैंने आपको बताया था कि मेंडल के अनुसार जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये इनको अपने क्या बोलते हैं, ये जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं और इनको अपने फैक्टर भी बोलते हैं, या यूं कहें कि जो इन अभिलक्षणों को, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उन्हीं को अपने जीन बोलते हैं। और ये जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स लगे रहते हैं और ये क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिशन या संचरण करने का काम करते हैं। ठीक है, कुल मिला के इनका काम क्या है, जीन्स का काम क्या है, क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स लगे रहते हैं आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं और इनको क्या बोलते हैं, जीन्स। नेक्स्ट एलील।
बच्चों ये थोड़ा कंफ्यूजनेबल है। एलील्स इसको बोलते हैं युग्म विकल्पी, यानी जीन्स जो होते हैं वो जोड़ों के अंदर होते हैं। जीन्स जो होते हैं जोड़ों के अंदर होते हैं। बच्चों जो अभिलक्षण हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं? जीन्स करते हैं, जिनको फैक्टर भी बोलते हैं। और जीन्स के यहाँ पर दो रूप हैं, दो स्वरूप हैं, ठीक है। जैसे हाइट ऑफ स्टेम, जो मटर के पौधे की जो लंबाई है, लंबाई का जो लक्षण है, इसको कंट्रोल करने वाला जो जीन है उसके दो अलग अलग रूप हैं और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। उनमें से एक डोमिनेट है और दूसरा रिसेसिव है, और दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? कंट्रास्ट हैं, विपर्यासी हैं, ठीक है। और दोनों ही ये क्या कहलाते हैं? एलील्स कहलाते हैं। दोनों ही क्या कहलाते हैं? एलील्स कहलाते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। मटर के पौधे का जो लंबाई, जो ऊंचाई वाला जो गुण है, उसको कंट्रोल करने वाले जो जीन्स हैं उसके दो अलग अलग रूप हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। उनमें से एक रूप डोमिनेंट कहलाता है, दूसरा रूप रिसेसिव कहलाता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। जीन के ये दोनों रूप हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और ये दोनों ही जो रूप हैं, जीन के दोनों ही जो रूप हैं, ये क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। और एलील क्यों कहलाते हैं? क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर ये दोनों ही एलील सेम लोकाई, सेम लोकस के ऊपर स्थित रहते हैं। यहां डेफिनेशन देखिए, कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ए जीन। बच्चों जीन के दोनों ही रूप, जीन के दोनों ही रूप सिचुएटेड एट द सेम लोकस ऑन क्रोमोसोम पेयर। जो गुणसूत्र है, जो क्रोमोसोम है, जीन के दोनों ही कंट्रास्टिंग स्वरूप क्रोमोसोम के एक ही जगह पर मिलते हैं, क्रोमोसोम के एक ही जगह पर मिलते हैं। और ये क्या करते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाओं को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है? मोनोहाइब्रिड, मोनो का मतलब है सिंगल, डाई का मतलब क्या है? डबल, यानी दो। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है कि जब एक ही जोड़ी, देखो इसमें, जब एक ही जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का के मध्य क्रॉस होता है, जब एक ही जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस होता है, तो इस प्रकार का क्रॉस क्या कहलाता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। जैसे ये देखो, यहां पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर सिर्फ एक ही लिया है, जैसे कि हाइट ऑफ स्टेम सिर्फ एक ही कैरेक्टर की वसांगति का अध्ययन किया गया, ठीक है। तो इसको अपने बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और डाइहाइब्रिड क्रॉस में डाई का मतलब क्या है? दो। तो इसमें क्या है? इसमें दो जोड़ी कैरेक्टरों का अध्ययन किया जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? डाइहाइब्रिड, जब दो अलग अलग या दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का मध्य क्रॉस करवाया जाता है। तो दो जोड़ी कौन से थे? एक में तो आपने ले लिया शेप ऑफ सीड, दूसरे में आपने ले लिया कलर ऑफ सीड्स, ठीक है। तो ये दो जोड़ी का एक साथ आपने अध्ययन कर लिया, दो जोड़ी के बीच में आपने क्रॉस करवा दिया, तो इसलिए इसको बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड में सिर्फ एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य जब क्रॉस होता है तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और दो जोड़ी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में जब क्रॉस होता है तो डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखो आर राउंड और वाई का मतलब है येलो, ठीक है। तो दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य जब क्रॉस होता है तो इसको बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप को बोलते हैं लक्षण प्रारूप, जीनोटाइप को बोलते हैं जीनी प्रारूप। अब इन दोनों का मतलब क्या है बच्चों?
जीनोटाइप जीन से रिलेटेड है और फिनोटाइप लक्षण प्रारूप। बच्चों यहाँ पर ये मैंने लक्षण लिख रखे हैं, मटर के पौधे के लक्षण लिख रखे हैं, जैसे तने मटर के पौधे की जो ऊंचाई कैसी है, मटर के पौधे के जो सीड हैं उनका आकार कैसा है, उनका कलर कैसा है, जो मटर के पौधे में जो फ्लावर लगते हैं क्या वे टिप पर हैं, क्या वे एक्सिलरी कक्षीय हैं। तो एक मटर के पौधे को देखकर उसकी हाइट का अंदाजा लगा सकते हैं, बीजों का रंग देख के मालूम कर सकते हैं कि येलो कलर का है, यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस इसको बोलते हैं। अगर बाह्य रूपरेखा देखने से मटर के जो लक्षण अपने को दिखाई देते हैं वे क्या कहलाते हैं, फिनोटाइप लक्षण प्रारूप। एक्सटर्नल अपीयरेंस, मटर के पौधे को उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि मटर का पौधा लंबा है या छोटा है, जो उसके बीज हैं वे राउंड हैं या रिंकल्ड हैं, सीड का जो कलर है वो देखने में येलो दिखाई देता है या ग्रीन दिखाई देता है, तो इसको अपने बोलते हैं फिनोटाइप। और जीनोटाइप का मतलब क्या है, जीनी प्रारूप, यानी जीन से रिलेटेड है, जो बाह्य आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख के अपनी बता सकते हैं कि तने की जो हाइट है वो छोटी है या वो लंबी है, सीड का जो आकार है वो गोलाकार है या झुर्रीदार है, ठीक है, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। अब ये जो लक्षण, जो मटर का पौधा लंबा है या छोटा है, ये जो लक्षण है ये किसकी वजह से हैं, ये लक्षण जीनों की वजह से हैं। ये लक्षण किसकी वजह से हैं, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी कौन है, जीन है, जिनको फैक्टर बोलते हैं, कारक बोलते हैं। और जीन की स्ट्रक्चर जब अपने स्टडी करते हैं तो उसको अपने बोलते हैं जीनोटाइप। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जीन। और जीन की संरचना का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जीनोटाइप, जिसको बोलते हैं जीन प्रारूप। तो बच्चों ये था फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। नेक्स्ट, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस को बोलते हैं समयुग्मजी, हेटेरोजाइगस को बोलते हैं विषमयुग्मजी। बच्चों यहाँ पर जो मटर के जो करैक्टर हैं, मटर के जो करैक्टर हैं उनको कंट्रोल करने वाले जीन के दो रूप हैं और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, विपरीयासी। दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीयासी, अपोजिट हैं, इनको एलील बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब जीन दोनों एक जैसे हों तो इनको बोलते हैं होमोजाइगस। लक्षणों को कंट्रोल करने वाले जो एलील हैं वे दोनों जब एक जैसे ही हों तो इनको बोलते हैं जीन का शुद्ध रूप, इसको बोलते हैं होमोजाइगस। दोनों जो टॉल हैं दोनों एक जैसे हैं, अगर ड्वार्फ हैं, बोने हैं, तो भी दोनों एक जैसे हैं, तो इसको बोलते हैं जीनों का शुद्ध रूप और इसको बोलते हैं होमोजाइगस। और हेटेरोजाइगस का मतलब क्या है कि जब दोनों ही जो एलील्स हैं वे दोनों अशुद्ध हो, जैसे ये देखो दोनों असमान हो, दोनों कैसे हो, असमान हो, ठीक है। तो इसमें जो गैमीट की फॉर्मेशन है इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के गैमीट्स बनते हैं और हेटेरोजाइगस में दो अलग अलग प्रकार के गैमीट्स बनते हैं। बच्चों एक बात मैं इसमें और अब बता देता हूं कि फिनोटाइप और जीनोटाइप, एक ही फिनोटाइप के अलग अलग जीनोटाइप हो सकते हैं, लेकिन एक ही जीनोटाइप के अलग अलग फिनोटाइप्स नहीं हो सकते। तो ये था आज की जो मेंडल से संबंधित जो तीनों रूल्स हैं उनसे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, हाइब्रिड, डोमिनेंट, रिसेसिव, फैक्टर, एलील, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, क्रॉस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। तो बच्चों इनको कंप्लीट करने के बाद फिर अपने जो मेंडल के जो 3 रूल थे, जो मेंडल ने 3 रूल दिए थे, उनको एक एक करके 1 बाय 1 उनकी स्टडी करेंगे।